ओके, हेडिंग डाल लो कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो कोलिजन थ्योरी में बेसिकली हमको ये 4 पॉइंट क्लियर करना है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इफेक्टिव कोलिजन थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये 4 फैक्टर हमको इस थ्योरी के बाद आने चाहिए। बेसिकली डेफिनेशन इन्हीं चारों को लिखने के आते हैं। ठीक है, तो कोलिजन मीन्स क्या होता है पता है क्या? हाँ, मराठी में बताओ, उर्दू में बताओ बस। हाँ, टकराना। कोलिजन मतलब होता है, अच्छा तुम लोग ना जंग वाला सोच रहे हो ना, रस्टिंग, वो कोरेसिव होता है, ये कोलिजन है। कोलिजन मीन्स क्या होता है? टक्कर होना। ठीक है, जब 2 मॉलिक्यूल्स में टक्कर होते हैं तो उसी को हम कोलिजन कहते हैं। ठीक है, कोलिजन मतलब ही टक्कर होना होता है। ठीक है, अब सोचो कोई भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो गैस का मॉलिक्यूल हो, चाहे लिक्विड का मॉलिक्यूल हो, चाहे सॉलिड का मॉलिक्यूल हो, तो वो जब हम किसी बर्तन में रखते हैं, किसी कंटेनर में ही रिएक्शन करवाएंगे, ऐसे फ्री एनवायरनमेंट में थोड़ी रिएक्शन करवाएंगे। तो जब हम किसी कंटेनर में वो मॉलिक्यूल्स रखते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स? रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो उनके बीच में टक्कर होती है। ठीक है, और टक्कर के बाद प्रोडक्ट्स बनना शुरू होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किन के मॉलिक्यूल्स में टक्कर होगी? गैस के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो हम गैस का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक कंटेनर लिया, ये एक क्लोज कंटेनर है, इसमें हमने गैस का मॉलिक्यूल A और गैस का मॉलिक्यूल B भर दिया। ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल A और गैस का मॉलिक्यूल B भर दिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं? फ्री हैं मूवमेंट के लिए, तो इधर उधर मूव करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर भी जगह होगी। जहाँ पर भी जगह होगी वो मूव करेंगे। मूव करेंगे तो वो टकराएंगे किससे किससे? या तो दीवार से या तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से। ठीक है, आप बताओ ये क्या, ये कोलिजन है कि नहीं है? कोई गैस का मॉलिक्यूल दीवार पे टकरा रहा है, टक्कर हो रही है ना, कोलिजन है ना। क्या इससे कोई प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, ये कोलिजन है कि नहीं? यहाँ पर भी इस दीवार से टकरा रहा है, लेकिन क्या इससे प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना। प्रोडक्ट सोच लो क्या है, प्रोडक्ट हमारा ए भी है। ठीक है, अब ये भी टकरा रहा है यहाँ पर, क्या इससे प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा ना। ये टकरा रहा है इससे, क्या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। ये भी प्रोडक्ट नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। अब बताओ ए मॉलिक्यूल जो है बी मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, अब प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ए मॉलिक्यूल जब बी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ए मॉलिक्यूल जब बी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ए मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से टकराएगा तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पर बनेगा? नहीं। ठीक है, तो जब भी हम किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें रिएक्टेंट ना बहुत सारे कोलिजन करता है, तो उन्हीं सारे कोलिजन्स में
लेकिन ये चीज़ें नहीं होती कि हर एक कोलेजन में प्रोडक्ट बने। जिस कोलेजन में प्रोडक्ट बनता है, जैसे यहाँ पर कितने टक्कर हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल टक्कर कितने हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का 12 टक्कर हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट किस में बन रहे हैं, ओनली 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब 12 बार मॉलिक्यूल ए टकरा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कितनी बार बन रहे हैं, सिर्फ 4 बार। 4 बार टकराने से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत बार टकराता है, लेकिन जितने टकराने से प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलेजन। तो टोटल कोलेजन कितना है, 12 है, लेकिन इफेक्टिव कोलेजन कितना है, सिर्फ 4 है। ठीक है, मतलब टोटल कोलेजन हमेशा ज़्यादा ही होगा, लेकिन इफेक्टिव कोलेजन कम होगा। ठीक है, जितनी बार प्रोडक्ट बनेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के टकराने पर जितनी बार प्रोडक्ट बनेगा वही इफेक्टिव कोलेजन होगा। ठीक है, और जितनी बार प्रोडक्ट नहीं बना रहा है तो वो सिर्फ टक्कर है, उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो इफेक्टिव कोलेजन नहीं होगा। इफेक्टिव कोलेजन क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन? दूसरी चीज़ होती है कोलेजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल ए हर तरफ टकराया जा रहा है, दीवार में हो गया, ए मॉलिक्यूल से हो गया, बी मॉलिक्यूल से, 12 बार टक्कर कर रहा है। ठीक है, ए मॉलिक्यूल जितनी बार टक्कर करता है किसमें, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में, मतलब यूनिट टाइम में। ठीक है, कोई भी कोलेजन या कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है जितना कोलेजन करता है 1 सेकेंड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी कोलेजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टक्कर पर सेकेंड। ठीक है, तो मान लो 12 में से इसने 8 टक्कर 1 सेकेंड में ही कर लिया, तो इसकी कोलेजन क्या हो जाएगी, 8, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 8 कोलेजन पर सेकेंड। बात क्लियर है? तो जितने टक्कर 1 सेकेंड में कर रहा है, यूनिट टाइम में कर रहा है, उतनी ही उसकी क्या हो जाती है, कोलेजन फ्रीक्वेंसी हो जाती है। 1 सेकेंड में मान लो 40 टक्कर कर रहा है, तो उसकी कोलेजन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। 1 सेकेंड में मान लो वो 100 टक्कर कर रहा है, तो उसकी कोलेजन फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन 100 टक्कर करने पर सिर्फ 10 टक्कर में प्रोडक्ट बन रहा है, तो इफेक्टिव कोलेजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों की डेफिनेशन क्लियर? ठीक है, अब कोई कंपाउंड टकरा रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट बनना है। अब इसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, रिएक्टेंट ए रिएक्ट विथ रिएक्टेंट बी, और हमने दोनों को गैस माना है, और क्या फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट ए बी, ये भी किस में है, गैस में। ठीक है, ये हमने रिएक्शन बना लिया इसका। अब इसमें टक्कर हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या क्या 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है, उसको हम बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या हो गया कि जितना कम हो सके, जितना मिनिमम हो सके, उतना एनर्जी यूज़ हो इस प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि हमारा पूरा साइंस ही इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि हम एनर्जी बचाएं। ठीक है, एनर्जी बचाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना भी कम से कम एनर्जी किसी रिएक्शन के लिए लगे, वो रिएक्शन हम करवाएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैटालिस्ट रख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ा सकते हैं। रीज़न क्या, क्योंकि हमको एनर्जी कम से कम कंज्यूम करनी है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने का पहला फैक्टर क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कम से कम यूज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जितनी कम एनर्जी में रिएक्शन हो जाए उतना ही हमारे लिए वो केमिकल रिएक्शन क्या है, बेनिफिशियल है। बात क्लियर? दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, अब आप लोग ये समझो कि मैंने एक ए मॉलिक्यूल यहाँ पर रख दिया था, एक ए मॉलिक्यूल यहाँ पर रख दिया था, यहाँ पर भी ए मॉलिक्यूल रख दिया और यहाँ पर भी ए मॉलिक्यूल रख दिया, और बी मॉलिक्यूल्स को नीचे रख दिया, तो क्या प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं? नहीं ना, सारे ए मॉलिक्यूल एक साइड, सारे बी मॉलिक्यूल एक साइड, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल से टकराएगा। ठीक है, और हमने ऐसा अरेंजमेंट किया कि ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो क्या वो प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो हमको
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी केमिकल रिएक्शन में कि हम रिएक्टेंट का ओरिएंटेशन प्रॉपर करें, क्योंकि गैस है तो गैस तो घूम फिर के पहुंच भी जाएगी, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड की तो क्या सॉलिड सब्सटेंस पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा ना। गैसेस तो एक बार फिर भी चलो थोड़ा सा तो प्रोडक्ट बना ही देंगे, लेकिन सॉलिड हो गया वो सब्सटेंस नहीं पहुंच पाएगा। तो हमको क्या इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ कम से कम एनर्जी लगे, दूसरी चीज़ प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर मैंने ए मॉलिक्यूल लिखा है और यहाँ पर ये A2 का स्ट्रक्चर हो गया ना, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होते हैं, प्लस B मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो कैसे बन जाएंगे? ऐसे A B B। और ये अलग कैसे होंगे? AB AB। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर ओरिएंटेशन। हमारे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। लेकिन अभी मान लो हमने मॉलिक्यूल्स को ऐसे अरेंज कर दिया होता A B B, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करते हैं, थोड़ा सा लगे A और B B, इन दोनों को ऐड करते तो ये दोनों ऐड भी तो यहीं से होते, ठीक है, ऐसे ऐड हो जाते A मॉलिक्यूल्स B मॉलिक्यूल्स B मॉलिक्यूल्स। क्या प्रोडक्ट बन पाता? अगर मान लो ये दोनों प्रोडक्ट एक बार बना भी ले रहे हैं तो ये दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस होगा और डिस्टेंस कवर करने के लिए एनर्जी लगेगी, और एनर्जी तो हमको बचानी है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका ओरिएंटेशन कैसा है? इम्प्रॉपर है, जबकि इनका ओरिएंटेशन कैसा है? प्रॉपर है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो कोलेजन हो ये तो इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज दो चीज़ें हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट हो और प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। ये 4 कंडीशंस होंगी तो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो यही कोलेजन थ्योरी है, किसको लेके? केमिकल रिएक्शन को लेके, ठीक है। जिसको किसने दिया था? तो जिसको मैक्स और लेविस ने दिया था। कोलेजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन को 2 साइंटिस्ट मैक्स और लेविस ने दिया था। उन्होंने कहा था जब हम किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर में रिएक्शन करवाते तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर होता है, ठीक है। जितने टक्कर होते हैं उन टक्कर को हम कोलेजन कहते हैं। जितने टक्कर से प्रोडक्ट बनते हैं उन टक्कर को हम इफेक्टिव कोलेजन कहते हैं। और 1 मिनट या 1 सेकेंड में जितने टक्कर होते हैं उसको हम कोलेजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा टक्कर किस मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकते हैं? जब हमारा रिएक्टेंट कैसा हो? गैस हो, तो सबसे ज़्यादा टक्कर होंगे। और सबसे कम किस में होंगे? जब हमारा रिएक्टेंट सॉलिड हो, ठीक है। यही कोलेजन थ्योरी है। इसके 2 और पॉइंट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब हमने एक और दूसरा रिएक्शन ले लिया, वो गैस था, इसको हमने ऐसे ही ले लिया, सॉलिड लिक्विड कोई भी सब्सटेंस समझ लो, A + B, और इसको बनाना है AB, ठीक है। अब A + B दोनों सॉलिड हमने रख दिया। अब सोचो ये पिंक कलर को इस वाइट कलर में मिक्स करना है, मैं दोनों ऐसे रख दूंगी, मिक्स हो जाएगा? नहीं होगा ना, मुझे काम करना पड़ेगा ना। पहले क्या करना पड़ेगा? इसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना मतलब क्या? इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम प्रिपेयर कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो वो जो एनर्जी होती है किसी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रिपेयर करने के लिए लगती है कि वो रिएक्शन करे, उस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू क्रिएट द मॉलिक्यूल फॉर रिएक्शन, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब हमने दोनों को पीस लिया, अब दोनों को मिलाने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी ना, दोनों को मिलाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी लगाएंगे तो मिल जाएगा दोनों, ठीक है। तो उसके बाद दोनों जब प्रिपेयर हो गए रिएक्शन के बाद, उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी लगाई है दोनों रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाने के लिए, उससे क्या हुए? हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारा प्रोडक्ट क्या था? पिंक कलर वाइट कलर में मिक्स हो जाए, यही तो प्रोडक्ट था। तो हमारा प्रोडक्ट बनने के लिए वो मिनिमम अमाउंट जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर लगाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कन्फ्यूजन है कोई?
मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करना है फॉर रिएक्शन इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब रिएक्शन के लिए प्रिपेयर हो गए, लेकिन आपस में मिलेंगे थोड़ी, दोनों मैंने पीस के रख लिया, आपस में मिलेंगे नहीं। जो मिनिमम अमाउंट लगेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स बनने के बाद, रिएक्शन के लिए तैयार होने के बाद जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और बात करें एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। इसको हम बोलते हैं EAF, E फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी, सॉरी, A फॉर एक्टिवेशन, E फॉर एनर्जी, F फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है EAB, E फॉर एनर्जी, A फॉर एक्टिवेशन, B फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो टोटल हीट चेंज जो होता है डेल्टा H, आपको पता होगा H प्रोडक्ट माइनस HR होता है ना, इसको अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में लिखेंगे तो EAF माइनस EAB, ये हमारा एक फॉर्मूला जो हमको कोलेजन थ्योरी के कॉन्सेप्ट से मिला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो हमको कोलेजन थ्योरी के कॉन्सेप्ट से मिला। बात क्लियर है? कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोलेजन फ्रीक्वेंसी क्या, 1 मिनट में जितने भी कोलेजन हो रहे हैं उसको हम कोलेजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, मिनट इनवर्स और सेकंड इनवर्स दोनों हो सकती है ना, तो कोई भी यूनिट टाइम, 1 सेकंड में जितना टक्कर हो रहा है उसको हम कोलेजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। इफेक्टिव कोलेजन, ऐसे कोलेजन जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल फॉर द रिएक्शन, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। और एक्टिवेशन एनर्जी 2 टाइप की, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और डेल्टा H क्या है, चेंज इन हीट, ठीक है। तो HP माइनस HR, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। बात क्लियर है? किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ओके, जल्दी से इसको लिख लो थोड़ा सा। कोलेजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलेजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। This theory was given by Max and Lewis. This theory was given by Max and Lewis. This theory was given by Max and Lewis. According to this theory, for any chemical reaction, according to this theory, for any chemical reaction to happen, according to this theory, for any chemical reaction, comma, to happen, 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 to happen, there must be collision in between the molecules of reactant। मतलब किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना कंपलसरी है। लिख लिया ना पूरा? ओके, आगे लिखो, छोटी सी हेडिंग डालो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। Total number of collision, total number of collision,
per second, total number of collision per second in unit volume, total number of collision per second, total number of collision per second, PER स्पेलिंग लिखना है, per second in unit volume, in unit volume मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है, इन यूनिट वॉल्यूम is called as collision frequency, is called as total number of collision per second in unit volume, in unit volume is called as, unit volume is called as collision frequency, is called as collision frequency. Gases have highest value of, gases have highest value of, gases have highest value of collision frequency, gases have highest value of collision frequency. हो गया. दूसरी हेडिंग डालो, इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन. There are a number of collision, there are a number of collision occur in any reacting molecules. There are number of collision occur in any reacting molecules, any reacting molecule, but only a small fraction, but only a small fraction, but only a small fraction, only of a small fraction, और क्या बोला, only बोला कि of बोला, only a small fraction of these collision, of these collision, of these collision convert into product, convert into product. These collisions are called as, these collisions are called as, these collisions are called as effective collision. ओके अगली हेडिंग डालो, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRES है, हाँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRES HOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी. स्पेलिंग लिखा है THRES HOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी. The minimum amount of energy, the minimum amount of energy, the minimum amount of energy which must be required, the minimum amount of energy which must be required by reacting molecules, must be required by reacting molecules, by reacting molecules for a chemical reaction to occur, for a chemical reaction to occur, for a chemical reaction to occur. अगला पॉइंट लिखो,
एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब थ्रेशोल्ड मिला उसके बाद एक्स्ट्रा, ठीक है, मतलब कम ही लेकिन एक्स्ट्रा, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by reactant molecules, the minimum extra amount of energy required by reactant molecules for converting into product, for converting into product, for converting into product, ठीक है, for converting into product, नई लाइन से लिखो, for any chemical reaction, for any chemical reaction, for any chemical reaction there are two conditions, for any chemical reaction there are two conditions, there are two conditions required, there are two conditions required, ओके अब यही दो कंडीशन है, एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। ओके एक बार ग्राफ देखो, तो ये दो टाइप के ग्राफ बनाए हैं, एक है प्रोग्रेस रिएक्शंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या दिखाती है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई है और यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई है, ये वाली एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये वाली एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है, ये वाली एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। एक्सोथर्मिक के लिए जो होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से कम होती है, तो टोटल जो होता है, अगर ये छोटा और ये बड़ा है तो टोटल आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, जबकि एक्सोथर्मिक में सॉरी एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है, इसीलिए टोटल एनर्जी जो होता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो कभी कभी एक नंबर में ग्राफ बनाने को आ जाता है, और इससे ज़्यादा इस ग्राफ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये तो क्लियर ही होगा ना, एक्टिवेशन सॉरी डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव। अब ये कोलेजन थ्योरी की लिमिटेशन पढ़नी है, ठीक है, तो इसकी तीन मेजर लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन क्या है कि ये थ्योरी सिर्फ उन कंपाउंड या उन रिएक्शन पर अप्लीकेबल होती है, या तो हमारे रिएक्टेंट कैसे हो, गैस हो, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि रिएक्टेंट कैसे हो, गैसियस मॉलिक्यूल्स हो, या फिर वो क्या हो, सॉल्यूशन में हो, ठीक है। मतलब अगर हम दो सॉलिड को आपस में रिएक्ट करना चाह रहे हैं और वो मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये थ्योरी उन पर अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, ये पहला इसका लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ बायोमोलिकुलर रिएक्शन पर रखती है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे A2 + B2 किया था या A + B किया था, दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तभी तो टक्कर करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैसे टक्कर होगी, आप लोग बात समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ किस पर लग रही है, बायोमोलिकुलर रिएक्टेंट पर ही ये थ्योरी लग रही है। ट्राईमोलिकुलर पर भी इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जैसे ABC 3 मॉलिक्यूल्स भरे और प्रोडक्ट हमारा ABC बनाना है, ठीक है, तो अब A का B से, B का C से, तीनों का आपस में कंटिन्यू टक्कर हो तभी प्रोडक्ट बनेगा, जिसके चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कमरे में हमने 4 अलग अलग गैसेस भर दी, ठीक है,
अब चारों गैसेस में टक्कर हो और उसके बाद कोई प्रोडक्ट बने तो इसके तो कम ही चांसेस होंगे ना। दो गैसेस में टक्कर हो सकता है लेकिन चारों में टक्कर हो और प्रोडक्ट बने इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी जो होती है सिर्फ बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पर लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन हो, जैसे आप लोगों को याद होगा रेडॉक्स रिएक्शन में हमने बहुत सारे बायोमोलिकुलर रिएक्शन देखे थे, लेकिन रिएक्शन कैसा था, कॉम्प्लेक्स था। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो और बायोमोलिकुलर हो तब भी ये थ्योरी नहीं लगती है, मतलब ये सिर्फ सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन पर लगती है। और हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, गैसियस स्टेट में होने चाहिए या फिर सॉल्यूशन स्टेट पे होने चाहिए, यही इस थ्योरी की लिमिटेशन है। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पर अप्लीकेबल नहीं है। बात क्लियर है। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि या तो हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में होने चाहिए या तो उनका सोल्यूशन होना चाहिए, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। दूसरे की वो रिएक्टेंट बायोमोलिकुलर होने चाहिए, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हो, दो से कम भी नहीं हो सकते, ज़्यादा में भी कम चांसेस हैं। और तीसरी चीज़ की कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो ये रिएक्शन चाहे वो गैस ही है लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स गैस है जैसे CFC, ठीक है, या फेरॉन्स, दोनों एक ही है ना, हाँ बोलो, हाँ है, दोनों एक ही है, CFC और फेरॉन्स एक ही है। तो उसमें ये कंडीशन नहीं एप्लीकेबल है जबकि वो गैस है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो भी ये पॉसिबल नहीं होता है। बात क्लियर है। तो ये तीन इस थ्योरी की लिमिटेशन है, ओके। तो लिमिटेशन नोट कर लो, इसको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना चाहो तो इसको पॉइंट बना के लिख लो। बस कोलिजन थ्योरी हो गई है। हमारा दो टॉपिक बचा है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन बचे हैं और एक दो फॉर्मूले हमको टेम्परेचर वाले देखने हैं। तो सबसे पहले कल फोटोकेमिकल रिएक्शन और परसों फॉर्मूले, उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और आंसर करने का तरीका इस बार बदलेगा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, आंसर आप लोगों को खुद लिखना है, ठीक है। अब खुद से नहीं आंसर लिखोगे तो कैसे क्लियर होगा कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है।